नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और जितने बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। इससे पहले जो बच्चे मुझे जानते हैं या मेरी क्लास आपने देखी होगी, हम मैप्स के थ्रू यानी कि मानचित्र के थ्रू किस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भूगोल इस बार भी आपने यूपीएससी पेपर में देखा होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैप संबंधित थे। हालांकि जो हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं या आपके भारत के भूगोल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इससे पहले हमने सिंधु नदी प्रणाली ऑलरेडी पढ़ ली है। पूरा मैप में मैंने बताया है किस प्रकार से नदियाँ चलती हैं, किस प्रकार से नदी, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, इससे संबंधित हमने प्रश्न भी किए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में भी हमारी वही प्रणाली रहेगी। हम नदियों के बारे में पहले जानेंगे। आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारी बाएँ हाथ की सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी की। ठीक है, और दाएं हाथ की सहायक नदियां हम इसकी बाद वाली क्लास में देखेंगे। तो आज आप इस क्लास से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप गंगा नदी के बारे में जानेंगे, ठीक, साथ ही साथ मानचित्रण इस प्रकार से होगा कि आपको मानचित्र पे बनाना खुद भी आसान हो जाएगा और जब आप समझेंगे इसको अपने स्तर से, क्लासेस के साथ साथ अगर मेरे साथ मानचित्र आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। तो आपको रटने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होगी, बस एक रिवीजन बाद में दे देना है। मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है बाय द वे, क्योंकि मेरी आवाज़ इस समय डिस्टर्ब्ड है। गले मेरे बोलते हैं ना सोर थ्रोट, वो इशू है और मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है बच्चों। तो जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आई डोंट साउंड लाइक दिस। जनरली मेरी आवाज़ बेहतर है, मच बेहतर है, बट अभी जो है आवाज़ ऐसी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मानचित्रण के थ्रू बताएंगे। इसके बाद सारी सहायक नदियाँ, स्पेशली जो ऊपर से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, ग्लेशियर्स वाली नदियाँ हैं जिनको हम बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कहेंगे यहाँ पे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ बेसिन स्टेट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डीले के गंगा नदी तंत्र के बारे में या प्रणाली के बारे में, जिसको हम गंगा रिवर सिस्टम भी कहते हैं। गंगा नदी ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी एवं भारत की संस्कृति की सबसे पूजनीय नदी है। अगर हम बात करें उत्तरी भारत में इसको जो उपाधि दी गई है ये जीवन दात्री है। हिंदू माइथोलॉजी में बताया जाता है कि ये आकाश गंगा से नीचे उतरी है। आकाश गंगा से नीचे उतरने के बाद क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फोर्स था, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के भगवानों को लगा कि ऐसा ना हो कि धरती वॉश अवे हो जाए। इस वजह से माना जाता है कि शिव शंभू ने अपना हेयर का एक लॉक खोला और उस पर गंगा नदी को पहले कैच किया और फिर गंगा नदी शिव जी के बालों से निकलती है, इनके हेयर लॉक से निकलती है। ये माइथोलॉजी की बात हो गई। तो माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से गंगा नदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भौगोलिक तंत्र के भौगोलिक प्रसार के अनुसार गंगा नदी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स से जुड़ी हुई है, हिमनद से जुड़ी हुई है। हमने कल ही की क्लास में पढ़ा कि किस प्रकार से सिंधु नदी की सहायक नदियाँ तिब्बती पठार के काफ़ी सारे ग्लेशियर्स से निकलती हैं। स्पेशली अगर हम सतलुज नदी और सिंधु नदी को देखें, बाकी तो झेलम, ब्यास, चिनाब, ये सारी भारत से ही निकलती हैं। पर हिमालय के क्षेत्रों में आप सिर्फ सिंधु नदी नहीं, बहुत सारी अन्य नदियों को भी देखेंगे। तो उसी गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर्स। ये निकलती कहाँ से है? गंगा नदी जब निकलती है तो उसका नाम वहाँ से गंगा नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, तो अलकनंदा एवं भागीरथी, ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में, इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड के देवप्रयाग में, तब जाके नदी गंगा बनती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि अलकनंदा
के साथ अन्य और नदियां हैं जो कि मिलके पंचप्रयाग बनाती हैं। तो पंचप्रयाग से भी इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था और मैंने अपने क्लास में भी बहुत बार पढ़ाया है पंचप्रयाग के बारे में। ठीक है, तो इसको देखेंगे। पंचप्रयाग यानी कि अलकनंदा में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडर, तब जाके ये गंगा नदी बनाती है। तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से हमारी गंगा नदी बनती है, तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा गंगा नदी का जो मुख्य स्रोत है, अगर हम भागीरथी की बात करें तो ये गोमुख हिमनद है। गोमुख हिमनद या फिर इसे गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, गंगोत्री हिमनद भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भागीरथी जो है वो गोमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो लिखते जाइए, जैसे जैसे मैं बताऊँ ना, क्लासेस को लिखते भी जाइएगा। ये क्लासेस आप बहुत सीरियसली देख रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो बच्चे ये मत समझे कि ये क्लासेस हम ऐसे ही देख सकते हैं, बिना कॉपी और पेन के मत देखा करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे आपको लास्ट में हेल्प होगी इसके लिए। चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, बट एट द सेम टाइम ये सिर्फ भारत में नहीं बह रही है, ये बांग्लादेश में भी बहती है। अगर बात करें कितने राज्यों से होके गुजरती है, इसको भी देख लेते हैं। उत्तराखंड है, उत्तराखंड से क्योंकि ये शुरू ही होती है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये सारे बेसिन स्टेट्स है। बेसिन स्टेट समझते हैं ना? बेसिन स्टेट्स का मतलब है भले ही मुख्य नदी वहाँ से ना गुजरे, पर मुख्य नदी की अगर सहायक नदियाँ ऐसे किसी भी राज्य से निकल रही हैं तो उसको हम बेसिन स्टेट्स मानते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियाँ जो यमुना की हैं और यमुना फिर गंगा की यहाँ से भी निकलती हैं। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये सब इसके बेसिन स्टेट्स हैं। 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन है ये बताने की कोशिश करें। दिल्ली, नई दिल्ली और चंडीगढ़, याद है? न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये आपके बेसिन स्टेट्स हैं। बेसिन स्टेट्स जैसे कि मैंने बताया, मुख्य नदी भी है, साथ ही साथ इसकी सहायक नदियाँ जिन क्षेत्रों से आ रही हैं वो उसके बेसिन स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों से निकल रही है। इसके बाद यहाँ पे पड़ता है फरक्का बैरेज। फरक्का, और फरक्का बैरेज के बाद ये 2 श्रेणियों में बट जाती है, 2 शाखाओं में बटती है। जो मैं पिंक से बना रही हूँ, ये नदी पश्चिम बंगाल में हुगली बन जाती है, तो ये याद रखना है, हुगली। और जो दूसरी वाली ब्रांच है ये बांग्लादेश जाती है, वहाँ पे इसको पद्मा बोलते हैं और पद्मा मेघना भी बोलते हैं, क्योंकि मेघना इधर से आती है, तो पद्मा भी बोलते हैं और पद्मा मेघना भी कहते हैं। फिर ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से, जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना। और फाइनली यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको हम जानते हैं, कहते हैं सुंदरबन डेल्टा।
यहाँ पे सुंदरी ट्रीज हैं, इस वजह से सुंदर बन डेल्टा, ये सुंदरी ट्रीज की वजह से माना जाता है, सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो बांग्लादेश में भी है और भारत में भी है, और ये डेल्टा याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पे हैं मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स यहीं पे मिलते हैं। इसके बारे में जब एनवायरनमेंट की क्लास चलेगी तब हम बात करेंगे कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारी गंगा नदी है भारत से होके गुजर रही है, बांग्लादेश से होके गुजर रही है, तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसको हम कहते हैं, कोई भी रिवर अगर ऐसे गुजरती है तो उसे ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं। और इसके बेसिन देश कौन कौन से, ये भी जानना ज़रूरी है। बेसिन देश यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ से इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल से काफ़ी नदियाँ आती हैं, जैसे कि शारदा, गंडक। तो यहाँ पे नेपाल भी एक बेसिन स्टेट बन जाता है, इसका बेसिन राष्ट्र बन जाता है। भूटान से भी कोसी की बहुत सारी नदियाँ आती हैं, जैसे कि अरुण कोसी, सुन कोसी, टोबे कोसी। तो इस वजह से भूटान भी इसका बेसिन स्टेट है, तो ये भी याद रखना है, बेसिन राष्ट्र है भूटान। और इस प्रकार से मैंने आपको एक स्केच अभी बना के दिखाया है कि किस प्रकार से गंगा नदी किन किन क्षेत्रों में बहती है और किस प्रकार से ये भारत में मानी जाती है। ये इतनी ज़्यादा पूजनीय है कि बाकी सारी जितनी नदियां हैं भारत में, जैसे कि मान लीजिए हम गोदावरी की बात करें या फिर कावेरी की बात करें, गोदावरी की लंबाई काफ़ी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक, और कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी की लंबाई की वजह से ये पूरे देश में दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी की लंबाई की वजह से इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, या फिर इंग्लिश में कहते हैं सदर्न गैंजीस। कावेरी भले ही इसकी लेंथ इतनी नहीं है बेटा, फिर भी कावेरी नदी की पूजनीय स्थिति को देख के इसको हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा की अगर बात करें, गंगा को एक स्टैंडर्ड दिया गया है कि सबसे लंबी नदी है भारत में, 2525 किलोमीटर की। तो उसी के जैसे प्रायद्वीपीय भारत में अगर कोई लंबाई में आगे है तो वो गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। उसकी लंबाई की वजह से उसको दक्षिण गंगा या फिर सदर्न गैंजीस कहते हैं। गैंजीस क्या होता है, गंगा नदी का एंग्लिसाइज्ड वर्जन, उसको हम गैंजीस कहते हैं। बट अगर कावेरी की बात करें, इसकी पूजनीय स्थिति की वजह से कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है बेटा, इसको याद रखना है आप लोगों को। और यानी कि द गंगा ऑफ द साउथ, ये भी मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ ना, ताकि हिंदी में ना अगर याद आ पाए तो इंग्लिश में आ जाए। कावेरी को द गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसकी सहायक नदियाँ। ये मैंने आपको एक रूपरेखा बता दी, अब सहायक नदियाँ देखते हैं, इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ ऊपर वाली जो है ये लेफ्ट बैंक की है, बाएं हाथ की ट्रिब्यूटरीज। उससे पहले अलकनंदा एवं भागीरथी कैसे मिलती हैं। सपोज करें ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री या गोमुख, केदारनाथ,
और बद्रीनाथ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको विभाजन करना है। आप बनाते जाएं। ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं सिलसिला। देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदर पूंछ चोटी है, यहीं से निकलती है यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये दाहिने हाथ की सहायक नदी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और फिर इससे बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, चंबल, केन, बेतवा, तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। यमुना नदी को हम अलग से देखेंगे, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस रिवर की, ये सबसे लंबी सहायक नदी, तो लंबी सहायक नदी आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी भी लंबी सहायक नदियाँ होती हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो इसीलिए इसको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं किस तरह से कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी है बद्रीनाथ से, तो इसको याद रखना है। कौन सी नदी है ये? अलकनंदा। अलकनंदा के को सबसे पहले अपने बाएं हाथ पे मिलती है। बाएं हाथ पे क्यों? क्योंकि अलकनंदा ऐसे चल रही है, तो इधर से जो मिल रही है ये बाएं हाथ हो गया ना मेरा, इसको याद रखिएगा। तो बाएं हाथ पे मिलती है धौली गंगा, धौली गंगा। और जिस जगह पे ये मिलती है, इस क्षेत्र को हम कहेंगे विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर नेक्स्ट केदारनाथ के पास से आती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जो है, याद रखिएगा, मंदाकिनी ये जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, ये अलकनंदा की दाएं हाथ की सहायक नदी। तो आप मेरा पर्सपेक्टिव देखिए, मैं अलकनंदा हूँ, तो मेरे दाएं हाथ की सहायक नदी है। ये जगह जहाँ मिलती है, इस क्षेत्र को कहते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो हमारे पास कितने प्रयाग हो गए? पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग। फिर दूसरी दाएं हाथ की सहायक नदी अलकनंदा की, यहाँ से आती है गंगोत्री से भागीरथी। तो ये हमारी भागीरथी हो गई। और जहाँ ये मिली, इसको हम कहते हैं देवप्रयाग। ये सारे उत्तराखंड में है, कॉन्फ्लुएंसेस हैं, ये इसकी हेड स्ट्रीम है। ठीक है, अब हमारे पास दो नदियाँ और हैं जो बची, क्योंकि ये तीन हो गए। जैसे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं, आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने इनको लिख ली होगी। ठीक है,
तो इसको याद रखना है। दूसरा जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही करना है। नेक्स्ट जो रिवर मिलती है, जो नदी मिलती है, फिर से बाएं हाथ की सहायक नदी नंदाकिनी। ये नंदाकिनी है। ये जहाँ अलकनंदा से मिलती है इसको हम कहते हैं, इसी के नाम पे है, ठीक है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4, 4 हो गए। ये 4 प्रयाग हो गए। आखिरी बचा है पिंडर, और यहाँ पे मिलती है, दूसरे कलर से बना देती हूँ, काला बना देती हूँ इसको, ठीक है। पिंडर, और जहाँ मिलती है ये, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। तो इस तरह से अलकनंदा में लगातार एक पानी का प्रवाह होता रहता है, जल का प्रवाह होता रहता है, और इस प्रकार से आपकी सारी नदियाँ मिलके एक प्रॉपर अलकनंदा का पानी बनाती हैं। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग सबसे पहले है। अगर नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर एक अरेंजमेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये याद रखना है। और इस बार तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया ही था, तो याद रखना है, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग पे। नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग में। पिंडर अलकनंदा कर्ण प्रयाग में, ठीक है, कर्ण प्रयाग में। फिर केदारनाथ से निकली मंदाकिनी रुद्र प्रयाग में मिलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी, ये मिलती है देव प्रयाग में। और फाइनली यहाँ से स्ट्रीम का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, और यहाँ से फिर ये गंगा बन के निकलती है। तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस हैं, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो, एंड आई होप आपको मज़ा भी आ रहा हो क्लास में। चलिए, क्लासेस में जिस तरह से आपको क्लासेस लग रही हैं वो ज़रूर बताते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब फाइनली गंगा नदी बढ़ना शुरू करती है उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ, और ये उत्तराखंड में ही हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो ये पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है? हरिद्वार के पास। तो इसको याद रखना है, हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर बढ़ती है उत्तर प्रदेश और बहुत सारे अलग अलग स्टेट में। तो पहली जो नदी है जो इसे ज्वाइन करती है दूधा तोली हिल्स से, यह है रामगंगा, ठीक है। तो पहली यहाँ पे जो है रामगंगा है, और ये दूधा तोली हिल से ज्वाइन करती है, दूधा तोली। ठीक है, ये चमोली से निकलती है, ये याद रखना है, चमोली जिले से। और यही वो नदी है जो जिम कॉर्बेट से होके गुजरती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे याद रखने लायक ये है कि ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। तो पहली जो हो गई ये हमारी है रामगंगा, ठीक है। तो रामगंगा के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये याद रखना है, कौन से हिल से निकलती है, नाम भी पूछा जाता है कि कौन से फले फले हिल से निकलती है, तो ये याद रखिएगा, दूधा तोली हिल से निकलती है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कौन से नेशनल पार्क से होके गुजर रही है, तो ये याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरती है। और ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ मिलती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट रिवर हमारी है गोमती, गोमती नदी। थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए इसको, इस क्षेत्र में गोमती नदी, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। गोमती ये गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल, जिसको पहले हम फुलहार झील के नाम से जानते थे। पहले इसे फुलहार झील के नाम से जाना जाता था। ये पीलीभीत से निकलती है, तो इसको भी याद रखना है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। ये माधा टांडो के पास से, तो इसको याद रखिएगा। माधा टांडो एक जगह है, उसके पास से निकलती है, ठीक है। और यहीं पे ये गाज़ीपुर में आके मिल जाती है, गाज़ीपुर में आके उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो ये सब बातें याद रखा करिए कि कहाँ मिलती है। तो गाज़ीपुर में मिलती है, यहाँ लिख देती हूँ, गाज़ीपुर में उत्तर प्रदेश से आके मिलती है, उत्तर प्रदेश में गंगा से आके मिलती है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बताएं गोमती के बारे में, एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है साई नदी, ठीक। यहाँ पे मतलब ये दाहिने हाथ की सहायक नदी है, गोमती की साई नदी सहायक नदी है गोमती की। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि कभी कभी अगर बड़ी रिवर्स के बारे में ना पूछा जाए तो कोई एक छोटी इंपॉर्टेंट रिवर अगर है तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर मंदिरों के बारे में पूछा जाए, कभी कभी मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मार्कंडे महादेव मंदिर यहाँ पे स्थित है, मार्कंडे महादेव टेम्पल, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने इसके बारे में बता दी। तो हमारी कौन कौन सी हो गई, एक रामगंगा हो गई और एक गोमती हो गई। अगली देखते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा मैप ले लेते हैं क्योंकि इस मैप में बता नहीं पाएंगे। रुकिए, मैप डाउनलोड करके लगवा देते हैं। चलिए यहाँ पे बता देते हैं। घग्गर नदी ये तिब्बत के पठार से निकलती है। घग्गर या घगरा या घाघरा भी कहते हैं इसको। ये मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है जो कि तिब्बती पठार पे है। ये मानसरोवर झील के बहुत पास से निकलती है, ठीक है, तिब्बती पठार पर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सहायक नदी इसकी है शारदा, ठीक। शारदा के बारे में बात करेंगे। ये शारदा नदी है, ग्रीन से जो बनाई है शारदा। इसी को काली भी कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं। और इसी को नेपाल में महाकाली भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नूक एंड कॉर्नर चीज़ें हैं, पर याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो घाघरा मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। भारत में
ये प्रवेश करती तो घाघरा के नाम से जानी जाती है। उससे पहले ये कर्णाली और कोरियाला नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये गंगा की एक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और ये छपरा बिहार में गंगा को ज्वाइन करती है। छपरा बिहार। शारदा नदी जो है ये नेपाल के पास मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा, और भारत में प्रवेश करते ये काली नदी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है, ये याद रखिएगा, ये घाघरा की सहायक नदी है। कौन? शारदा। शारदा को ही काली कहते हैं, शारदा को ही महाकाली कहते हैं। और जो लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी का जो पूरा मुद्दा है, इसी वजह से ये जब निकलती है नेपाल में, इसको गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोरी गंगा। तो ये सारी चीज़ें इससे पूछी जा सकती है कि कौन सी नदी गोरी गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आए तो प्लीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी नदी है राप्ती, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, इसको भी नेक्स्ट उसमें ही देखें, या तो यहाँ पे डाल सकते हैं। राप्ती नदी ये महाभारत लेक और धौलागिरी के बीच से निकलती है। दूसरा कलर लेना पड़ेगा ना। राप्ती ये महाभारत लेक जो कि नेपाल में है, और धौलागिरी, धौलाधार अलग है, धौलागिरी नेपाल में है, धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों के बीच से निकलती है राप्ती नदी, और ये भी कहाँ पे जाके सम्मिलित हो जाती है, ये भी घाघरा नदी में। तो घाघरा नदी इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है, और बहुत ज़्यादा ये वो करती है, क्या बोलते हैं, फ्लडिंग भी करती है। इस वजह से राप्ती नदी को फ्लडिंग की वजह से गोरखपुर का शोक कहा जाता है, गोरखपुर का शोक। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि गोरखपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? रामगंगा पढ़ लिया हमने, घाघरा पढ़ ली हमने, और क्या पढ़ा? रामगंगा के बाद गोमती पढ़ ली। ठीक है, अब बाकी जो बचा है राप्ती, राप्ती भी हमने पढ़ ली। अब गंडक बचा है, और हमारे पास कोसी नदी बची है। ठीक है, तो गंडक की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिए बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लूँ, मैं गला खराब हो रहा है। गंडक और कोसी हम अगली क्लास में करेंगे यमुना नदी के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।